चैप्टर 17 बेंगलुरु में खोज। अनन्या का दिल धीरे धीरे फिर से टूटने लगा। जिसका डर था वही हुआ। भाविका पार्क में नहीं थी। पार्क काफी बड़ा था, कुछ 400 हेक्टेयर में फैला हुआ था, यानी देखा जाए तो 4 किलोमीटर में फैला हुआ था। और अगर हम यश की शक्तियों को देखें तो वो पेन उसे 20 किलोमीटर और तक ढूंढने की क्षमता रखता था, और अगर हम देखें तो वो 1256 स्क्वायर किलोमीटर तक ढूंढ सकता था। यश ने गूगल पर ढूंढा और उससे पता चला कि वो विजयनगर का नया डिस्ट्रिक्ट है जहां ये पार्क स्थित है, और ये कुछ 1220 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब सार ये है कि भाविका वहां पार्क में नहीं थी, पर वो गई तो गई कहां है वो? यश ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कैसे अनन्या उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर उसकी हर भावना अच्छे से दिख रही थी। वो कैसा महसूस कर रही थी वो उसके चेहरे पर ही देखकर कहा जा सकता था। यश ने शांति से अपना पेन नीचे रख दिया और कहा, यहां से चलो, यहां नहीं है वो। भाविका हमें यहां नहीं मिलेगी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा और वो सीधे बिना कुछ कहे उसकी आंखों में घूर रही थी, मानो उसके दिल में बहुत से सवाल हैं। लेकिन फिर से उसने कोशिश की वो कुछ ना कहे और उसकी बातों में विश्वास रखे। इसलिए उसने गाड़ी शुरू करी और पूछा, कहां जाना है? आनंदा डिस्ट्रिक्ट। आनंदा डिस्ट्रिक्ट पूरे बेंगलुरु का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब है। हर ट्रांसपोर्टेशन हब जैसे एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन इसी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। यश के आगे रहते हुए अनन्या ने गाड़ी आनंदा डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पार्क में किया था। उसने फिर से अपने हाथ में पेन लिया, आंखें बंद करी, एक अंगूर खाया और फिर कुछ नहीं हुआ। भाविका ट्रांसपोर्टेशन हब में भी नहीं थी। यश को कुछ नहीं समझ आया। उसके बाद वो दोनों पूरे बेंगलुरु में घूमे और एक एक डिस्ट्रिक्ट छान मारा। भुवन डिस्ट्रिक्ट नहीं, थेवरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, सहारा डिस्ट्रिक्ट नहीं, जहाना डिस्ट्रिक्ट यहां भी नहीं। पूरे बेंगलुरु के सारे बड़े डिस्ट्रिक्ट में तलाश करी गई, और जैसे यश एक के बाद एक अंगूर पे अंगूर खाता गया, उसका दिल बैठता बैठता गया, दिल टूटता टूटता गया। अनन्या भीतर से टूट चुकी थी। उसकी निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर आती हुई स्माइल बहुत ज्यादा फेक लग रही थी। आखिर में उसने फिर खुद को रोकने की कोशिश नहीं करी। अगर आखिर में देखा जाए तो कोई भी एक व्यक्ति जो कि पहले से ही देखने में संदिग्ध लग रहा था, वो उसके साथ पूरे बेंगलुरु में घूम ली, और उसे बस इतना ही आता था कि वो हाथ में एक पेन ले ले, अंगूर खा ले और कुछ नहीं। जब वो दोनों ट्रैफिक में फंस गए तो अनन्या ने चुपचाप अपना फोन निकाला और गोल्डी को मैसेज किया, गोल्डी भाई, आपका ये दोस्त शायद नहीं जानता क्या कर रहा है। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। क्या आप मुझे एक दूसरे मास्टर से मिलवा देंगे? गोल्डी अपनी ऑफिस की गद्दी पर आराम से बैठा हुआ था। आखिर उसने उस परेशान करने वाली औरत को यश के हवाले कर दिया था, और वो उस महीने की बिक्री का हिसाब कर रहा था और आराम से अपनी कोक एंजॉय कर रहा था। गोल्डी ने जब अपने फोन पर देखा कि उसे एक नया मैसेज आया हुआ है, उसने तुरंत से अपना फोन उठा लिया। मगर जब उसने देखा कि अनन्या ने उससे मदद के लिए मैसेज किया है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चौंका, बल्कि वो हंसने लगा, जैसे कि उसको पता था कि उसके पास ये मैसेज आना पक्का है। फॉर्चून टेलिंग बस एक धोखा है और कुछ भी नहीं। हाँ, शायद इसमें कुछ मानसिक तरीकों को काम में लाया जाता है, मगर किसी भी तरीके से यह कोई मजाक नहीं है। इसलिए गोल्डी बिल्कुल भी नहीं चौंका कि यश उसकी बेटी को नहीं ढूंढ पाया था। असल में गोल्डी तब ज्यादा डर जाता जब यश सचमुच उसकी बेटी को ढूंढ निकालता। ये औरत पागल है, सच में पागल है। ये सोच भी कैसे सकती है कि फॉर्चून टेलिंग से किसी की बेटी को ढूंढा जा सकता है? इसका दिमाग ठिकाने पर तो है। और इन सब के ऊपर मैंने अपनी मुसीबत को एक बेवकूफ बच्चे पर थोप दिया है। कितनी मुश्किल से इससे पीछा छुड़ाया था। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं कि दोबारा से ये मुसीबत अपने सिर पर मोल ले लूं। इन सभी बातों को अपने मन में रखते हुए गोल्डी ने रिप्लाई किया, अनन्या जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, मगर क्या आप जानती हैं कि हम जैसे लोग जिनके पास ऐसी खास क्षमता है, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और यश तो हम सब में से बहुत ही उम्दा है। वो सच में सबसे अच्छा है जिसको मैं जानता हूं। वो तो किसी को भी ढूंढ सकता है अपनी कला और क्षमता से। अगर वो भी आपकी बेटी को नहीं ढूंढ सका
तो मुझे डर है कि मैं आपको और किसी से नहीं मिलवा सकता। आप खुद किसी और फॉर्चून टेलर से क्यों नहीं मिलती? आप उन्हें देख लीजिए और आजमा लीजिए। क्या पता आपको आपकी बेटी मिल जाए। क्या पता आप अगली बार मुझे खुशी से मैसेज करें। अभी तक अनन्या को हाशिए तक समझ नहीं आया कि गोल्डी बस उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। वो बस उसे किसी और पर थोपने की कोशिश कर रहा है। इतनी महंगी गाड़ी में बैठना वो डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वो इतनी बेवकूफ है कि उसे इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आई। अनन्या ने गुस्से में अपना फोन सामने को फेंका और गाड़ी की स्टोरेज कंपार्टमेंट को खोलकर उसमें से रुपयों की एक गड्डी निकाली। कुछ और भी पैसे निकाले और उन गड्डियों को यश की तरफ फेंका और कहा, तुम बस मुझे मेरे पैसों के लिए ठग रहे हो ना, है ना? ये लो, ये भी लो और ले करके निकल जाओ। बस मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। यश उस समय असल में अपने फोन में बेंगलुरु का मैप देख रहा था और अचानक से वो पैसों से पूरा ढक गया। वो चौंक गया और 2 सेकंड कुछ भी नहीं बोला। 2 सेकंड बाद वो शांत हुआ तो उसने अनन्या की तरफ घूरते हुए देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। पहले तो अनन्या यश से बहुत नाराज थी, पर जैसे जैसे सेकंड गुजरते गए धीरे धीरे उसकी आंखें आंसुओं से भरती गई और आखिर में वो बह ही गए। उसने फिर मजाल नहीं करी कि यश को उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सके। यश ने चुपचाप से गिरे हुए पैसे इकट्ठे किए और अनन्या के हाथ में रख दिए और शांति से धीरे से कहा, अनन्या जी, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं, मगर आप हिम्मत मत हारिए। मैं भी उसे ढूंढना चाहता हूं। सच में, अगर वो अब भी बेंगलुरु में हुई तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर गौर से कहा, मेरी बात मानिए, मुझ में विश्वास कीजिए। मुझे और भाविका को एक मौका दीजिए। क्या पता वो कहीं आपका और मेरा इंतजार कर रही हो, कहीं छुपी हुई हो अकेली, ठंड में ठिठुरती हुई। अनन्या चुपचाप उसकी ओर देखते हुए उसे घूरती रही बिना कुछ कहे। उसकी नाक फिर से लाल होने लगी थी और आंखें ऐसी भर आई थी जैसे किसी ने पानी की एक परत चढ़ा दी हो। उसे सब धुंधला दिखने लगा था। कुछ ही देर बाद उसने अपना सर नीचे कर लिया और अपने आंसू पोंछने लगी और बहुत ही कमजोर सी आवाज में उसने कहा, थैंक यू, आई एम सॉरी। मुझे माफ करना, मुझ पर काफी दिनों से बहुत ज्यादा प्रेशर है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और अगर ऐसा कोई करोड़ों में कोई एक मौका भी मिलेगा तो अनन्या अपनी बेटी को ढूंढती रहेगी। अगर ये उसका आखिरी मौका नहीं होता तो वो एक फॉर्चून टेलर के पास नहीं आती। यहां तक कि एक अनजान से जिससे वो आज सुबह ही मिली है, उसमें इतना सब्र बंधा हुआ है तो कैसे इतनी जल्दी निराश होकर अपनी कोशिश छोड़ सकती है। गाड़ी फिर से चल पड़ी और उन्होंने फिर से बेंगलुरु का चक्कर मारना शुरू किया भाविका की तलाश में। बजरंग डिस्ट्रिक्ट, शादरा डिस्ट्रिक्ट, मीरा रोड डिस्ट्रिक्ट, भवन लेन डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट उन्होंने छान मारा था। उन दोनों ने देश के सबसे बड़े शहर का चक्कर मार लिया था, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। अनन्या की निराशा बढ़ती और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और वो धीरे धीरे फिर से टूटती जा रही थी। वो जानती थी कि शायद उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है और शायद उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। उसके पास अपनी बेटी की एक आखिरी तस्वीर थी जो कि उसने पार्क में खींची थी। शायद अब उसकी आखिरी निशानी बनकर रह गई है। आसमान काला होता जा रहा था, शाम ढलती जा रही थी। उन दोनों ने सुबह से रात तक अपनी जान लगा दी और दोनों को कुछ हासिल नहीं हुआ। उन दोनों ने तो यहां तक कि पूरे दिन कुछ खाया पिया भी नहीं। यश के पास भी कम ही अंगूर बचे थे। उसने तय किया कि वो 20 किलोमीटर की सीमा से बाहर निकलेगा। आखिर उसने यहां हर गली, हर मोहल्ला, हर कोना अच्छे से छान मारा, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है बस इतना ही था। थैंक यू। शायद भाविका बेंगलुरु में है ही नहीं। मैं कल पुलिस स्टेशन जाऊंगी और उनको भी शिकायत दर्ज कर दूंगी और बस उम्मीद करूंगी कि एक दिन मुझे वो वापस मिल जाए। अनन्या ने थक कर निराश होकर आखिर में यह बात कही। 10 पहले ही बज चुके थे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी समय लगे, मुझे जहां जाना पड़ जाए, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। आज नहीं, पर शायद एक दिन मैं उसे वापस जरूर ले आऊंगी, अनन्या ने कहा। यश पहले तो चुप रहा,
लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। अनन्या यश की तरफ हैरानी से देख रही थी। यश ने भी उसकी तरफ आराम से देखते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी 2 दिन और मदद कर सकता हूं। उसके बाद हमें पड़ोसी शहर में जाना पड़ेगा और मुझे क्लासेस के लिए वापस भी आना है। तुम्हें वैसे जरूरत नहीं है, सचमुच। यश रुका और उसने कहा, लेकिन मैं भी उसे ढूंढना चाहता हूं और मैं सच में उनको ढूंढ सकता हूं अगर वो मेरी सेंसिंग रेंज में आ जाए तो। उसने ये बात थोड़ी रुक कर कही, आराम से। अनन्या मुस्कुराई, मगर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो पहले ही यश के तरीकों से मेल नहीं खाती थी। लेकिन उसकी अच्छाई को मना नहीं किया। तो फिर तुम आज मेरे घर रुक सकते हो। हम सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ निकल पड़ेंगे, अनन्या ने कहा। श्योर, यश ने कहा। उन्होंने गाड़ी को बेंगलुरु हाईवे पर बहुत तेज दौड़ाया। जैसे जैसे खिड़की से बाहर लोग कम और नजारे ज्यादा दिखने लगे, यश ने उससे पूछ ही लिया, तुम्हारा घर है कहां वैसे? मोहन चौक। मोहन चौक के आगे छोर पर स्थित एक हवेली है मेरी, अनन्या ने कहा। यश ने अपना सिर खिड़की पे टिका लिया। अमीर लोग। उसने अपने मुंह में एक अंगूर डाल लिया, और काफी अंगूर तो खत्म ही हो चुके थे। तो ये गलत होता अगर यश वो सारे अंगूर खत्म नहीं कर देता। ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है, जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।